नमस्कार, मैं लिथु मोंगचांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आज देश में सबसे बड़ी खबर, सबसे चर्चित मामला आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल की पिटाई का है। इस पर व लोकसभा चुनाव पर हॉर्नबिल टीवी के राजनीतिक संपादक ऋषि भारद्वाज ने राजनीतिक विश्लेषक ज्ञानेंद्र शुक्ला से खास बातचीत की है। आइए एक नज़र डालते हैं। लगभग बीच में पहुंच चुके हैं दोनों ही तरफ, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। लंबी तनातनी चल रही, जुबानी जंग चल रही है। हर दिन एक नया योद्धा सामने आता है और कुछ ना कुछ ऐसा बोल कर जाता है कि वो पक्ष या विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाता है 2-3 दिन के लिए। ऐसे में कल केजरीवाल जब जेल से निकलकर लखनऊ पहुंचते हैं तो अखिलेश यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वहाँ पर उन दोनों ही नेताओं के चेहरे से वो खुशी या वो भाव सामने नहीं आ पा रहे थे जो वो बोल रहे थे, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी बॉडी दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे रही थी। ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ज्ञानेंद्र शुक्ला जी, जो कि वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक है और उन्होंने यूपी की ही नहीं देश की राजनीति को और यहाँ के बड़े बड़े राजनेताओं को बहुत करीब से देखा है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद जी। ये बताइए मुझे कि कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव साथ में बैठे थे, लेकिन दोनों के चेहरे ऐसे उड़े उड़े से लग रहे थे, वो बोल कुछ रहे थे और चेहरा उनका कुछ और गवाही दे रहा था, तो आपको क्या लग रहा है ये किस तरह का भाव था? देखिए, दो पहलू हैं इसके। पहला तो पहलू यही है कि चुनाव चल रहा है और सारे लोग अखिलेश यादव जब पहला चरण था उससे पहले से ही सक्रिय हैं, लगातार रैली कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। और अखिलेश यादव पर तो सीधे तौर से जिम्मेदारी है पूरी जो विपक्ष की उत्तर प्रदेश में। वो विपक्ष में कांग्रेस सपा का गठबंधन भले ही हो, लेकिन मेन जिम्मेदारी तो समाजवादी पार्टी के पास ही है। राहुल और प्रियंका अगर हैं भी तो वो तो अमेठी और रायबरेली से बाहर अभी तक ऐसा बहुत सक्रिय दिखाई नहीं दिए। तो ऐसे में वो जो थकान होगी वो शायद वो भी एक पहलू हो सकता है। और दूसरा पहलू निश्चित तौर से कल जब केजरीवाल यहाँ पर थे तो वहाँ पर स्वाति मालीवाल का भी मुद्दा उठा। तो ये तमाम मुद्दे जब होते हैं, जब असहज करने वाले होते हैं और एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर अभी वो जेल से छूटे हैं और अभी एक ऐसा आरोप लगा है, वो हमारी राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें सबसे गंभीर आरोप माना जाता है। आप यहाँ पर दबंगई करिए, यहाँ पर दूसरे आरोप लगें, वो एक बार क्षम्य हो जाते हैं, लेकिन किसी महिला के साथ अत्याचार या उसके साथ दुर्व्यवहार ये एक बड़ा गंभीर श्रेणी में आता है। समाज भी इसको गंभीरता से लेता है और कानून की नज़र में तो ये बड़ा अपराध है ही। तो शायद ये भी एक वजह है, इसकी भी छाया, इसका भी अक्स वहाँ पर उनके चेहरों पर दिखाई दे रहा होगा, खासतौर से अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर। देखिए, लखनऊ आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कई रैलियां की, रोड शो किए, और वहाँ पर वो ज़्यादातर जनता से यही कह रहे थे कि अगर आप मुझे वापस जेल नहीं जाने देना चाहते हैं तो हमारे लिए वोट करिएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मुझे जेल जाने से बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ? और दूसरा, कल जो स्वाति मालीवाल का जो मामला उठा और लखनऊ में भी उसकी जो हलचल वो देखी गई, उसके बाद से वो काफ़ी असहज थे। तो आपको लगता है कि ये पक्ष के लिए जो है बहुत बड़ा मुद्दा है? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल के लिए निश्चित तौर से चुनौतियां बहुत सारी हैं और अभी जो जमानत पर वो छूटे हैं उनको फिर जाना पड़ेगा। तो वो जाहिर सी बात है, वो जनता की अदालत में जाकर ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि उनको और मजबूती मिले, उनके समर्थन मिले और फिर वो बता सकें कि उनको एक राजनीतिक विद्वेष के चलते उन्हें जेल भेजा गया। और ये हमेशा होता भी रहा है कि जब भी कोई राजनेता किसी केस में फंसता है तो वो जनता के सामने जाकर वो अपने को एक तो उनसे अपील भी करता है और अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहता है। वो चाहता है कि वो दिखे कि वो कितना जनता में उसकी पैठ है। और इसी ताकत के बूते अक्सर ही आप देखिए तमाम राजनेता सजा पाने के बाद भी जेल से बाहर आ चुके हैं। बिहार तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर हैं। तो कहीं ना कहीं वो जनता की वोटों की ताकत है, वो भी एक वजह रहती है। उसी वजह से, उन समीकरणों की वजह से आनंद सिंह बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे ही अरविंद केजरीवाल भी प्रयास कर रहे हैं कि वो बाहर आएँ, लेकिन जो आरोप लगा है वो निश्चित तौर से गंभीर है। तो लिहाजा ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी और विपक्ष का पूरा कुनबा, क्योंकि वो एक उसका हिस्सा है, जो एक गठबंधन तैयार हुआ है विपक्ष का, उसमें आम आदमी पार्टी एक हिस्सा है, सक्रिय किरदार निभाते रहे हैं। तो ऐसे में अगर स्वाति मालीवाल का जब मामला आएगा और चुनाव हो या वैसे राजनीतिक जीवन में कोई भी मुद्दा होता है विरोधी दल के खिलाफ, तो दूसरा दल उसको तुरंत लपकता है। इसमें भी सीधे तौर से ये मुद्दा तूल पकड़ेगा। चुनाव के दौरान ये मुद्दा है, गंभीर है, इसकी जो पूरे इसके शक्ल सूरत है वो बड़ी सीरियस नेचर की है। तो इसलिए इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी घिरेगी। अरविंद केजरीवाल तो निश्चित तौर से उनकी चिंताएं बढ़ी रहेंगी, क्योंकि उनके सामने वो खुद उनमें एक केस उसमें पार्टी बना दिए गए हैं। और ये दूसरा एक और मामला सामने आ गया, तो निश्चित तौर पर केजरीवाल के लिए तो स्थिति बड़ी खतरनाक होने वाली है आने। अच्छा, ये बताइए यूपी को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों ये कह रहे हैं कि हम लगभग सारी सीटें ही जीत रहे हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर
आपने अभी तक क्या समझा है? देखिए, राजनीति में और ख़ासतौर से जब चुनाव हो रहे हों तो दावे करना, वादे करना ये बड़ी आम चलन है। अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में 400 सीटें जीतने की बात कर रहे थे। हालांकि उन दावों को लेकर कोई भी बहुत आश्वस्त खुद भी नहीं रहे होंगे अपने मन में, और शायद समाजवादी पार्टी भी नहीं रही होगी, लेकिन दावे तो किए ही जाते हैं। तो वो इसी तरीके से दावे कर रहे हैं। वो 70 सीटों की जीतने के इस बार दावे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से। हालांकि जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठजोड़ हुआ था, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा गठबंधन था। 90 के दशक में इसने बड़ा प्रभाव डाला था, और कांशीराम और मुलायम सिंह यादव जब मिले थे तो एक बड़ा फेरबदल हुआ था उत्तर प्रदेश की सत्ता में। लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ, उसके बाद कोई बहुत ऐसा उनको फ़ायदा होता दिखा नहीं, बल्कि जो फ़ायदा गया वो समाजवादी पार्टी के बजाय बीएसपी के हिस्से में गया। उनके 10 सांसद जीत गए थे। समाजवादी पार्टी के तो अपने ही कुनबे के 5 लोग जीते हुए थे। तो ऐसे में ये जो अब चुनावी जो जंग है वो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर है, और वो दावे तो वो ज़रूर करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जैसे एक छात्र जब पढ़ाई करता है, जब वो एग्ज़ाम देता है, तो उस एग्ज़ाम देने में भले ही वो बाहर आकर बोलता हो अपने परिवार से, अपने टीचर से, अपने बड़े भाइयों से कि मैंने बहुत कर दिया, मैंने पूरा एग्ज़ाम फोड़ दिया है, लेकिन दरअसल उसके दिल के किसी कोने में उसको पता रहता है कि हम क्या करके आए हैं। तो आप जो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज इसीलिए परिलक्षित भी होती है कई बार। मैं इससे जोड़ के नहीं देख रहा हूँ, लेकिन तब भी होता है कि उनको भीतर में पता होता है कि हमने क्या किया है, हमारा क्या परिणाम होने जा रहा है। वो शायद अंदर से उनकी आत्मा वाकिफ़ होती हैं। लेकिन राजनीति में देखिए, सामने आपको मुस्कुराते रहना पड़ता है, चाहे आपके पीठ में कितने ही वार हो चुके हों, कितने ही दर्द से आप गुजर रहे हों। लेकिन 90 के दशक से, मतलब 2004 से तो हम आपको समझ ही रहे हैं, जान ही रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन 90 के दशक से और ये 2024 चल रहा है, आपने कई विधानसभा चुनाव, कई लोकसभा चुनाव देखे। ये वाला चुनाव उन सबसे कितना अलग लग रहा है आपको, और आप किसको समझ रहे हैं कि वो आगे आएगा? 400 पार का नारा करने देने वाले या इनको बाहर भगाने वाले? देखिए, 90 के दशक का जो था वो चुनाव पूरा एक दशक ऐसा था जिसमें मंडल और कमंडल जिसकी बात होती, राम जन्मभूमि, ये मुद्दा बड़ा मुद्दा था, और विपक्ष उसमें भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी खास तौर से, ये एक तरीके से इनका उभार हुआ। और जो देश की मुख्य पार्टियां हुआ करती थीं, बीजेपी और कांग्रेस, ये हाशिए पर रहीं, ये बगलगीर रहीं। वो या तो इसके साथ खड़े होते थे, सपा के साथ, या बीएसपी के इस कोने में या उस कोने में, लेकिन मुख्य धारा में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ही राजनीति में दिखाई देती रही। और 90 के दशक से ये सिलसिला शुरू होता रहा, और आप ये पाइए कि 2014 तक ऐसा एक सिलसिला कायम रहा। 2014 के बाद से जो बदलाव हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद से बीजेपी के लिए एक वैक्यूम हुआ। उस वैक्यूम का फ़ायदा निश्चित तौर से विपक्ष को मिला, खासतौर से कांग्रेस को, क्योंकि जो राजनीतिक परिदृश्य में 2 ही पार्टियां रहीं। तो उत्तर प्रदेश में भले ही, जैसे मैं कह रहा हूँ, सपा बसपा रही, लेकिन देश में तो बीजेपी और कांग्रेस रही। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कोई ऐसा स्वीकार्य चेहरा नहीं था बीजेपी के पास जो बहुत ही देश की राजनीति में सबको एक सिरे से उसको जोड़ सके। तो इसका फ़ायदा यूपीए को मिला, और यूपीए की सरकार 2 बार बनी, पहले 4 में बनी, फिर 2009 में बनी। लेकिन मोदी युग का जब आगाज़ हुआ बीजेपी में तो बहुत कुछ बदला। तो 2014 में तो मोदी लहर थी, 2017 में भी एक तरीके से असर हुआ, और 2017 में चुनाव में उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई, फिर जो 2 चुनाव हुए, चाहे वो 2019 के हुए, 2022 में, वो योगी मोदी फैक्टर के साथ योगी फैक्टर भी जुड़ा। अभी 2024 के चुनाव में ये कई मायनों में इसलिए अहम है कि इसके बाद से ये तय होगा कि इस देश में, क्योंकि राजनीति का और लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कई दल मौजूद होने चाहिए, कहीं भी झुकाव एक तरफ नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी का जो जीत का रथ है वो क्या आगे भी सरपट दौड़ेगा, और जो विपक्ष की एकता की कोशिश है, दरअसल इनमें से तमाम पार्टियों के लिए अपना अस्तित्व बचाए रखने का संकट है। बीएसपी के लिए आप देखिए कितना बड़ा संकट है। कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में 2 उनके विधायक हैं विधानसभा में, विधान परिषद से दीपक सिंह आखिरी उनके विधायक हुआ करते थे एमएलसी, वो बाहर हो गए। अभी भीमराव अंबेडकर जो भी चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन वो भी आखिरी विधायक थे, एमएलसी थे, उच्च सदन के विधान परिषद के, वो भी बाहर हो गए। यानी उत्तर प्रदेश का उच्च सदन जो है बीएसपी और कांग्रेस विहीन हो चुका है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी है। समाजवादी पार्टी भी मुख्य विरोधी दल का वहाँ पर अभी तक कुर्सी नहीं पा सकी थी। तो ये जो चुनाव है 2024 के, इस मायने में अहम है कि विपक्षी जो किरदार है वो उसकी शक्लो सूरत क्या होगी,
कांग्रेस क्या फिर से इस तरीके से बहाल हो सकेगी कि बीजेपी को आने वाले दिनों में चुनौती दे सकेगी? और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम दल हैं वो जो भिड़ंत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके नज़रों में कहीं ना कहीं वो 2027 के विधानसभा चुनाव भी हैं, और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी भी उसी दिशा में सोच रही होगी। बीएसपी के लिए तो इसी चुनाव में अपने अस्तित्व का संकट है। अब उनको देखना होगा कि वो विधानसभा में 1, विधान परिषद में 0 हो चुके हैं। यहाँ पर वो किस तरीके से क्या उनका रुख रहेगा। हालांकि मायावती एक बड़ी ताकत के तौर पर तब भी रही हैं, 2022 के भी चुनावों के आने के बाद भी 12% के करीब जो दलित वोटर्स हैं आज भी उनके साथ हैं। अब उन्होंने इस बार मुस्लिम कार्ड भी चला है, अब देखना होगा कि वो उनको कितना असर डालेगा। लेकिन राजनीति में जो एक बड़ा बदलाव हुआ 3 दशकों में, आपने जो बात कही, जिस कालखंड की बात की, उन 3 दशकों में देश में और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से एक राजनीति होती थी जहां पर अल्पसंख्यकवाद की बात होती थी और कहा जाता था कि मुस्लिम्स के सपोर्ट के बिना कोई सियासत हो नहीं सकती है। लेकिन बीजेपी ने एक तरीके से बहुसंख्यकवाद का एक नया नैरेटिव सेट। भैया बीजेपी नहीं, अगर इसको मोदी कहा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा कि मोदी के आने के बाद से जिस तरह से बहुसंख्यक एक हुए, वो उसने क्या किया कि पूरी भारत की जो राजनीति है ना, वो चाहे प्रधानी से लेकर और सबसे बड़ी पंचायत सदन तक की हो, सारी बदल दी है उसने। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहूँगा, कांग्रेस के लिए ये चुनाव इस मायने में भी बहुत खास है कि लखनऊ, जिसने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को पहली बार मिलाया था, आज यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि वो इसे एक प्रतीक की तरह यूज़ कर सकते थे और करना चाहिए भी उन्हें। क्योंकि आप देखिए ना, रायबरेली अमेठी को पूरा परिवार कहता आ रहा है ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, और प्रदेश की राजधानी जो है, यहाँ पर जहाँ पर गांधी और नेहरू पहली बार मिले, वहाँ कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि मतलब कांग्रेस अब धीरे धीरे अपना समेटना शुरू कर दी है, खास करके यूपी से? नहीं, देखिए, लखनऊ की अगर आप बात करेंगे तो 1991 के बाद से 3 दशक से ज़्यादा वक्त होने जा रहा है और बीजेपी का गढ़ बन चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी के आने के बाद से लखनऊ तो एक तरीके से बीजेपी के लिए, और चूंकि ये शहरी आबादी ज़्यादा है, शहरी आबादी जहाँ भी उत्तर प्रदेश में रही है वहाँ पर बीजेपी का हमेशा बढ़त हासिल होती रही। तो यहाँ पर जो चुनाव होते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर जनता से आप बात करेंगे तो लोग यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं होती है कि कौन चुनौती दे रहा है, राजनाथ सिंह का जीत का मार्जिन क्या रहेगा, क्योंकि ये वो चेहरे हैं राजनीति के जिनकी जीत के मार्जिन की चर्चा होती है। उनका इससे नहीं आंका जाता है, उनके हारने की तो कल्पना ही नहीं की जाती। उनसे ये सोचा जाता है कि वो इस बार कितना बेहतर करेंगे, उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। मार्जिन कम होता है, भले ही वो और कोई जीत जाए, 400 से 500 सीट वोटों से जीत जाए तो वो बहुत अलग नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ये वो चेहरे हैं राजनीति के, वो विपक्ष में भी ऐसे कई कद्दावर चेहरे हैं। सोनिया गांधी लड़ेंगी, राहुल गांधी भी होते हैं, तो वो जब लड़ते हैं चुनाव तो उनकी जीत का मार्जिन क्या रहता है? विपक्ष का देखा ही नहीं जाता है कि सामने लड़ कौन रहा है। लेकिन फिर भी भैया, कांग्रेस यहाँ पर प्रतीक के तौर पर कोई ना कोई प्रत्याशी उतारती रही है। कभी राज बब्बर होते हैं और कभी आपके प्रमोद कृष्णन होते हैं, कभी बाहर से बुला लिया जाता है संजय दत्त वगैरह को। तो इस तरह का माहौल रहा, लेकिन इस बार तो प्रतीक भी नहीं है। ठीक है यार, ऐसा देखिए, ये तो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन हुआ था तो 17 सीटें जो तय की गई थी तो वो कांग्रेस को मिली हैं। लेकिन कांग्रेस को जो सीटें मिली वो एक तरीके से गढ़ ही रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के लिए पहले से चुनौतियां वो रही हैं। अब वाराणसी में अगर है, मोदी खड़े होते हैं, राजनाथ सिंह लखनऊ में खड़े होते हैं, तो आप समझिए कि विपक्ष के लिए या जो भी चुनाव लड़ रहा होगा उसके लिए कितना स्पेस रहेगा। तो ये एक, इसको हम जरूर कहेंगे, जो बार्गेनिंग में जो थोड़ा पलड़ा भारी रहता है उसको चतुर कहा जाता है। और अखिलेश यादव इस मामले में थोड़े चतुर सुजान निकले, क्योंकि उन्होंने वो सीटें दी जहां पर समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती हो सकती थी। अगर हारते तो समाजवादी पार्टी पर तोहमत लगती है। अभी क्या है कि अब वो अगर कुछ उनको नुकसान भी होता है तो कहेंगे देखिए साहब, हमने तो उनको इतनी सीटें दी थी और अगर ये हारते हैं तो ये अब इनकी जिम्मेदारी है। तो ठीकरा फोड़ने के लिए भी राजनीति में कुछ चाहिए होता है। तो वो राजनीति में क्योंकि पहले से तय रहता है कि हमें ठीकरा फोड़ने के लिए कहाँ पर क्या क्या ठीकरे बांधने हैं और कैसे उनको किस समय पर जाकर फोड़ना है। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही थी। अच्छा भैया, एक चीज़ और बताइए मुझे, मान लेते हैं कि इंडिया गठबंधन जीत जाता है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसको देख रहे हैं? यही तो एक है। अभी अखिलेश यादव का एक बयान आया भी है, उन्होंने एक बयान भी दिया है कि एक साल के भी फार्मूले पर बात हो रही है। तो ये भी वो एक बड़ा मुद्दा रहा है। देखिए कि क्या चुनाव में
जब देश की राजनीति की सबसे बड़ी पंचायत के लिए चुनाव होने जा रहा है, आप जब अपना प्रधान चुनते हैं, आप अपने गांव की, शहर की सरकार चुनते हैं, तो भी आपको ये पता होता है आपका मेयर कौन होगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा, नगर पालिका का चेयरमैन कौन होगा। उस चेहरे के हिसाब से लोग आप सोचते हैं, क्योंकि आपको पता होता है, उससे जुड़ी होती है आपका परसेप्शन, नैरेटिव कि ये वाकई में क्या करेगा, विकास करेगा। तो इस मामले में तो जरूर पिछड़ा रहा है विपक्षी खेमा, क्योंकि वो जब इंडी गठबंधन की जो कवायद होती रही है, उस कवायद में दो बातें हमेशा सामने आती रही, दो सवाल उनके सामने हमेशा मुंह बाए खड़े रहे। पहला, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, क्योंकि एक साझा प्रोग्राम होना चाहिए ना। आप जनता के बीच आप गठबंधन करके जा रहे हैं, तो आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कम से कम कि आपका क्या क्या चाहते हैं। ये भी जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खड़गे की और अखिलेश यादव मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था कि बाद में हम तय कर लेंगे, बाद में हो जाएगा। तो ये बाद में जो तय करने वाला है, तो शायद इससे जनता में ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है। और अभी तो यहाँ पर संघर्ष इसी बात का चल रहा है ना कि आप देखिए ना, विपक्षी खेमे में तो खासतौर से समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने भी तमाम सीटों पर 1 दर्जन सीटों के करीब हो चुकी है दोनों पार्टियों ने, जहाँ पर पहले उम्मीदवार किसी को घोषित करते हैं, फिर उसको बदल दिया जाता है। अंशे कालरा जो होते हैं पहले गाजियाबाद से उतारे जा रहे हैं बीएसपी से, फिर सीधे धौरारा भेज दिए जाते हैं, लखीमपुर खीरी में भेजे जाते हैं टेनी से मुकाबला करने के लिए। ऐसे ही अभी भी कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो इस 5वें चरण में मतदान हो रहा है, इसमें भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बदले गए। अखिलेश यादव ने भी पहले भी जो चुनावों के शुरुआती दौर से ही कई सारे कैंडिडेट्स बदले थे। बदायूं को लेकर ऊहापोह के हालात रहे, कौन लड़ेगा, धर्मेंद्र लड़ेंगे, शिवपाल सिंह यादव लड़ेंगे। सीतापुर का जो सिधौली यहाँ पर है, वो संसदीय क्षेत्र में, वहाँ पर भी कई सारे ऊहापोह के हालात रहे थे। मिश्रिक सीट से कौन लड़ेगा, पहले रामपाल राजवंशी को दिया जा रहा है, फिर उनके बेटे मनोज राजवंशी को दिया जा रहा है, फिर उनकी बहू लड़ती हैं संगीता राजवंशी। तो ऐसे कई सारे जो फैक्टर्स रहते हैं जहाँ पर ये तय नहीं हो पा रहा होता है कि कौन सा चेहरा रहेगा, तो ये भी एक दिक्कत रहती है। हालांकि जो बात आपने कही कि जब चेहरा नहीं होता है तो हेडलेस, कहीं भी किसी भी संगठन, संस्था, कोई भी गठबंधन हो, उसका एक चेहरा अगर नहीं दिखाई देता है, मुखिया कौन होगा, तो फिर एक आगे भी एक संकट हो सकता है। और ये एक कमी के तौर पर दिखाई देती है बात, जिस पर शायद विपक्ष को पहले भी मंथन करना चाहिए था। लेकिन आपने देखा होगा कि इंडी गठबंधन जो तैयार हो रहा था, उस गठबंधन के तहत पहले में भी काफ़ी फ्रिक्शन रहे, कई सारे इफ़ एंड बट्स रहे। नीतीश कुमार जो सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, वो बाद में बीजेपी के साथ ही आकर बगलगीर हो गए। ममता बनर्जी जो एक बड़ा मुख्य चेहरा हुआ करती थी, वो अपना अलग उन्होंने अपना राह पकड़ ली। ममता जी ने तो कल कहा भी कि मैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो मैं बाहर से समर्थन दूंगी। अधीर रंजन चौधरी आके तुरंत कुछ और बोलने लगे। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि विपक्ष में एकमत है ही नहीं, वो बस लड़ रहे हैं कि हाँ हमें लड़ना है, लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव लड़ लो, घेर लो, सब कुछ कर लो। लेकिन जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ ये अंदर से कुछ संशय में है। बस इन्होंने ये छोड़ दिया जनता के ऊपर कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जनता हमारी तरफ आ जाए, हमारी सरकार बना दे, ऐसा लग रहा है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जब आप कई लोगों को जोड़ते हैं और कई समूहों को जोड़ते हैं, तो उनमें सामंजस्य बैठा पाना, उनमें संवाद कायम कर पाना, उनमें भरोसा स्थापित कर पाना, ये बड़ी कठिन चुनौती हर एक के लिए रहती है। और ये तो राजनीतिक दलों के बड़े कुनबे हैं। तो इनमें तो आप कैसे इसमें सहाकार बनाएंगे, सरोकार बनाएंगे, साझा तमाम जो तंतु हैं जो इनको जोड़ सकें, ये इनको खोजना भी एक बड़ा मुश्किल काम है ये विपक्ष के लिए। और बड़ा देर में एक ये पूरा गठबंधन तैयार हुआ, तो उस देरी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी परिस्थितियां आई, जहां पर चेहरा भी नहीं तय हो पाया, जहां पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी नहीं तय हो पाया। अब देखते हैं कि जनता अपने क्या फैसला सुनाती है, उसके बाद शक्लो सूरत ये लोग शायद तय करें। अगर इनके हक में फैसला आता है तब फिर ये तय करेंगे, लेकिन तब तक मुझे लगता है कि थोड़ी सी देर तो हो ही गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का रोड शो समाप्त हो गया है। यह करीब 1 घंटा चला। अखिलेश खुली जीप में केडी सिंह बाबू स्टेडियम से निकले और जीपीओ पर भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पित करके रोड शो को समाप्त किया। हजरतगंज में अखिलेश का शंख बजाकर और फूलों की बारिश करके स्वागत किया गया। एक जगह अखिलेश को चांदी का मुकुट पहनाया गया और गद्दा भी दिया गया। इस दौरान गाना बज रहा था, अखिलेश फिर से आ जाओ, फिर से छा जाओ, देश बचाओ। 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में कार्यकर्ता लाल टी शर्ट में समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर सड़क के दोनों ओर जमा रहे। कई कार्यकर्ताओं ने सीने पर अखिलेश के टैटू बनवा रखे थे।
रथ पर अखिलेश यादव के साथ लखनऊ से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के 5वें फेज की वोटिंग होनी है। आपको बताऊं 20 तारीख को लखनऊ में भी होनी है और इसी को लेकर आज इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव के द्वारा लखनऊ में रोड शो निकाला जा रहा है। जो राजनाथ सिंह के सामने जो प्रत्याशी हैं वो रविदास मल्होत्रा जी हैं। उनके साथ आज अखिलेश यादव के द्वारा बाबू केडी स्टेडियम से लेकर जीपीओ तक ये रोड शो निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की तादाद में जो यहाँ पर जो सपा के कार्यकर्ता है वो काफी उत्साह दिख रहा है और ये अखिलेश यादव का काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है जीपीओ की तरफ। देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आगे चल के दिखाए अखिलेश यादव को किस तरीके से अखिलेश यादव लोगों से हाथ मिला रहे हैं। साथ में रविदास मल्होत्रा भी है और देख सकते हैं नारे जो कार्यकर्ता है वो लगातार क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत दमदार माहौल है। मोदी जी का 400 पारा नारा फेल हो गया। देखिए साहब मोदी जी जीत रहा है इंडिया गठबंधन। ये देखिए साफ तौर पर देखिए 300 पार और जो एक कार्यकर्ता मोदी जी का नारा 400 फेल हो गया। देख सकते ये युवाओं का जो जोश है वो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जरा मैं कैमरामैन ये देखिए अखिलेश की तस्वीर बना रखे। क्या कहेंगे भैया इंडिया गठबंधन को जिताइए और हर महीने 8,500 अकाउंट में खट्टा काट पाइए। पीछे देखिए अखिलेश यादव का जो काफिला है वो देखिए यहाँ पर पहुंच चुका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा देख सकते हैं किस तरीके से जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंच कर गया। हजारों की संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए खड़े हैं और लगातार क्या कहना चाहेंगे? आज अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं, जीतेंगे सीटें लाएंगे पूरी। रविदास मल्होत्रा बहुमत से जीतेंगे। एक आपको बात बताएं, एक गांव में कुर्सी बेचने वाला आता है ना, कुर्सी बेचने वाला कुर्सी के रेट 400 रुपए कहता है, 400 लास्ट में वो 150 रुपए में देके चला जाता है। मतलब बीजेपी होने वाला है। सही हरा भाजपा हटाओ, नफरत को हटाना है, नफरत को हटाना है। साफ तौर पर जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं नफरत को हटाना है और 150 की सीटें बीजेपी लाएगी। देख सकते हैं किस तरीके 50 सीटें आएंगी, 50 सीटें आएंगी जो देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरीके से जो कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े यहाँ पर खड़े हैं। अब देखना होगा 4 जून को कौन जीतता है कौन हारता है। काफिला है वो जीपीओ की तरफ पहुंच गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ सपा के कार्यकर्ता हैं आइए उनसे बात करने क्या कुछ कहेंगे। आज अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं, भारी बहुमत से जीत हो रही है। समाजवादी पार्टी की गठबंधन की भारी बहुमत से जीत हो रही है। कितनी सीटें ला रहे हैं? यूपी में पूरी 80 की 80 सीटें आ रही हैं और लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 के पार आएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? 400 पार नहीं आएगा, आपकी बार 150 के ऊपर नहीं जाएंगे। 150 के ऊपर नहीं जाएंगे। यहाँ पर कुछ और कार्यकर्ता हैं उनसे बात करेंगे। उनका क्या कहना है? क्या नाम है भाई, कहाँ से आए? लखनऊ के ही लोग आज अखिलेश यादव रोड शो निकाल रहे रविदास मल्होत्रा जी के साथ, क्या कुछ कहेंगे? कहेंगे कुछ नहीं। इस बार जो है बहुत गठबंधन की सरकार बन रही है। उत्तर प्रदेश में कम से कम 40 से 50 सीटें गठबंधन की आ रही है। ये इतना छोटा अखिलेश यादव ने क्यों रोड शो निकाला? अरे लखनऊ की जनता थी, बड़ा रोड शो निकालना चाहिए था। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का रोड शो निकाला, क्या कुछ कहेंगे? ये पार्टी का फैसला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, तो जो इन्होंने किया होगा सोच समझ के ही किया होगा। ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो बैंड ढोल ताशे के साथ जो कार्यकर्ता हैं वो डांस कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव का काफिला बस आने ही वाला है। कुछ क्या कहेंगे? आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी पीडीए इंडिया की गठबंधन की सरकार हो। गठबंधन सरकार बना रही है पूरे बहुमत से। मोदी जी तो कह रहे हैं मोदी भ्रष्टाचार की सरकार जाने वाली है। क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन आने वाली है। आने वाली देखिए साफ तौर पर जो कार्यकर्ता है उनमें काफी उत्साह दिख रहा है। कह रहे साफ तौर इंडिया गठबंधन आने वाली है
हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए रविदास मल्होत्रा जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। राजनाथ सिंह के सामने ये प्रत्याशी हैं, आज ये अखिलेश यादव इनके साथ रोड शो करने जा रहे हैं। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत। सर, आज रोड शो करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज पूरे लखनऊ शहर का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि लखनऊ की जनता ने इंकलाब कर दिया है। परिवर्तन और बदलाव की लहर इतनी तेज हो गई है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद राजनाथ सिंह की लखनऊ में जमानत भी जब्त हो जाए। ये परिवर्तन और बदलाव की लहर इसलिए है कि हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जन मुद्दों और जन संघर्षों करते हुए 250 बार जेल में गए हैं। और दूसरी ओर जो भाजपा के सांसद हैं वो 5 साल में केवल चुनाव में आते हैं, बाकी उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पूरा लखनऊ शहर बेचने का काम किया है। 4 बाग रेलवे स्टेशन बेच दिया है अडानी के हाथ। लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने अमौसी का एयरपोर्ट बेच दिया है अडानी के हाथ। HAL बेच दिया है, 4 मंजिल बेच दी है। इनका बस चला होता तो पूरा लखनऊ शहर बेचने का काम कर देते। अब जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी कि जो 5 साल जनता का वोट लेकर के जनता के पास नहीं आएगा, जनता उसको क्या दंड देगी, ये आपको 4 जून को मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी। क्या लग रहा है इस बार राजनाथ सिंह को कितने वोटों से हराएंगे? राजनाथ सिंह की होता है जमानत भी जब्त हो जाए और 5 लाख से अधिक वोटों से हम लोग उनको हराने जा रहे हैं। सर, ये इतना छोटा रोड शो क्यों रखा गया है इस बार? देखिए, पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ गया है और कल फिर बड़ा रोड शो होगा। कल प्रदेश कार्यालय से फिर जुलूस निकलेगा और ये भीड़, ये जन सैलाब ये बता रहा है कि हमने परिवर्तन और बदलाव कर दिया है। क्या 400 का आंकड़ा पार करेंगे इस बार? देखिए, हो सकता है कि इस बार इंडिया की इस गठबंधन की सरकार बने और वो 400 पार हो जाए और इंडिया की सरकार बन रही है। इंडिया NDA को हरा रहा है, जिस NDA का फुल फॉर्म नक्सली दंगाई अलायंस है। ये थे जो रविदास मल्होत्रा जी, जो यहाँ से प्रत्याशी है। अब देखना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करते हैं या नहीं, क्योंकि इनके सामने एक बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा 4 जून को जो नतीजे आएंगे तो देखना होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि अखिलेश यादव का काफिला वो धीरे धीरे GPO की तरफ पहुंचने वाला है और जो भीड़ का सैलाब है वो काफी ज्यादा है। साथ में शासन प्रशासन के लोग भी हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर जो रास्ते थे उसमें डाइवर्जन कर दिया था कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। और जो अखिलेश यादव का रोड शो है वो धीरे धीरे GPO की तरफ पहुंचने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल TV, लखनऊ। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV।